नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 में। जैसा कि आज संस्कृत की क्लास नंबर 9 आपकी होने जा रही है और काफ़ी दिनों बाद क्लास होने जा रही है क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा-सा पिछले 2 संडे में बिज़ी था और बाकी के डेज़ में हमारी जॉब चलती है और जॉब भी जहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ से 70 किलोमीटर लगभग 65 किलोमीटर दूर मेरी जॉब है। तो इस वजह से डेली अप डाउन हो नहीं पाता है, तो हम सैटरडे और संडे को क्लास रिकॉर्ड कर देते हैं। तो थोड़ा-सा आप लोग सहयोग बनाए रखिएगा। यूपी टेट आने के पहले आपका कोर्स ख़त्म कर देंगे, इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। भले ही मुझे 2 दिन 3 दिन की लीव लगा के आपका डे नाइट क्लास रिकॉर्ड करना पड़े, पर मैं क्लास रिकॉर्ड करके आपको दूँगा। तो उसी के संदर्भ में आज संस्कृत की क्लास नंबर 3 होने जा रही है। कौन-सी? क्लास नंबर 3 और नहीं, संस्कृत की क्लास नंबर 9, सॉरी। संस्कृत की क्लास नंबर 9 और संज्ञा प्रकरण का आपने 2 चैप्टर पढ़ लिया था, यानी 2 क्लास संज्ञा प्रकरण पर हो चुकी थी। आज संज्ञा प्रकरण की तीसरी क्लास होने जा रही है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप क्लास को मैं करता हूँ स्टार्ट, है ना? क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो संज्ञा में आती है आपकी विभाषा संज्ञा। नेक्स्ट संज्ञा कौन-सी आती है? विभाषा। बाकी आप पीछे पढ़ चुके हैं संज्ञाओं के बारे में। तो अगली संज्ञा कौन-सी है? विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा का सूत्र जो है क्या है? न वेत विभाषा। विभाषा कब होगी? लिखा है न वेति। क्या लिखा है? न वेति। न वेति लिखा है। अब इसका और उसके बाद क्या है? विभाषा। तो इसका मतलब ये हुआ कि न तो लिखा ही है वेति। वेति का मतलब होता है व प्लस इति, है ना? व प्लस इति होता है। तो अगर ना आ जाए और व आ जाए, ना का मतलब हो गया नकारात्मक, है ना? यानी आपका ना शब्द मिल जाए और नहीं मिल जाए, यानी जहाँ पे निगेटिविटी आपको मिले संस्कृत में, तो वहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा कि विभाषा संज्ञा होती है। ना के बाद में अगर व मिल जाए, व का मतलब क्या होता है? व का मतलब होता है विकल्प, है ना? ना का मतलब क्या होता है? विकल्प। यानी जहाँ पे विकल्प भी आपको मिलेगा तो वहाँ पे भी कौन-सी संज्ञा हो जाएगी? विभाषा संज्ञा हो जाएगी। यानी अथवा, जैसे आपका अथवा, ये कि वो, है ना? जहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन चूज़ करने को आ जाए वहाँ पे आपका क्या होता है? विभाषा संज्ञा हो जाती है। तो इसका पदच्छेद किया गया है ना वा इति विभाषा। जैसे हमने वहाँ पे किया ना वा इति विभाषा, ना व जैसे वा प्लस इति वेति होता है। तो अगर ना आ जाए यानी नकारात्मकता और वा मतलब विकल्प। यहीं यहाँ पे ये देखो, ये ना का मतलब, ना का अर्थ है निषेध, निषेध का मतलब है नकारात्मक, है ना? नेगेटिव, है ना? और ये आपका वा का अर्थ है विकल्प, विकल्प का आप जानते ही इंग्लिश में ऑप्शन बोलते हैं। तो ये जहाँ पे नेगेटिव और ऑप्शन 2 चीज़ें आ जाएँगी, वहाँ पे आपका विभाषा संज्ञा हो जाएगी, यानी निषेध, यानी नकारात्मकता और विकल्प, जहाँ पे विकल्प यानी ऑप्शन चूज़ करने का आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्या अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो उन शब्दों की विभाषा संज्ञा होती है, यानी वो शब्द विभाषा संज्ञा कहलाएँगे। क्या कहलाएँगे? विभाषा। यानी आपका तो आप लोग समझ गए होंगे विभाषा संज्ञा। तो विभाषा संज्ञा में बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना आ जाए और वाह आ जाए, यानी विकल्प और नेगेटिविटी आ जाए तो वहाँ पे विभाषा संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट संज्ञा आती है नदी संज्ञा। नेक्स्ट संज्ञा क्या आती है? नदी संज्ञा। नदी संज्ञा क्या होता है? यू स्त्राख्यो नदी, है ना? इसका मतलब होता है यू। क्या लिखा है? यू लिखा है। तो यू मिलके किससे बना है? बड़ी ई यानी दीर्घ ई प्लस दीर्घ ऊ। तो ये ई यू यू ई यू यू बोले, आप बोलोगे ई यू ई यू ई यू, तो ये यू हो जाएगा, है ना? तो यू का मतलब ई ई, अब ई का मतलब क्या हो गया? ईकारांत। ई का मतलब क्या हो गया? ईकारांत। ईकारांत का मतलब क्या हो गया? जिसके अंत में बड़ी ई आए। जिस शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी हो वो ईकारांत हो जाएगा, और जिस शब्द के अंत में बड़ा ऊ की मात्रा लगी रहेगी वो उकारांत हो जाएगा, है ना? तो अगर ईकारांत है यानी ऐसा शब्द जिसके अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी है, और ऐसा शब्द जिसके अंत में बड़ा बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, यानी दीर्घ ऊ की मात्रा लगी है, और वो स्त्रीलिंग हो, और वो क्या हो? स्त्रीलिंग हो, तो ऐसे शब्दों को की क्या होती है? नदी संज्ञा होती है। सिर्फ 3 चीज़ याद रखना है। पहला कंडीशन ये है नदी संज्ञा में कि वो तो स्त्रीलिंग हो। क्या हो? स्त्रीलिंग हो। और दूसरा क्या हो कि वो जो शब्द है
उसके अंत में बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो, है ना। तो हम आपका देखेंगे, ये हमने जो समझाया आपको, यू मतलब ई प्लस ऊ, यानी बड़ी ई यानी ईकारांत, यानी जिस शब्द के अंत में बड़ी ई है और जिस शब्द के अंत में बड़ा ऊ है ना। और स्त्र्याख्यो का मतलब हो गया होता है नित्य स्त्रीलिंग लिंग शब्द, यानी वो हम परमानेंट स्त्रीलिंग शब्द हो। अगर स्त्रीलिंग शब्द है और बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है अंत में, तो वहाँ पे नदी संज्ञा हो जाएगी। जैसे नदी, नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। बड़ी ई की मात्रा, देखिए कंडीशन एक ही होनी चाहिए, या तो बड़ी ई की मात्रा हो लास्ट में, या तो ये दीर्घ यानी इसको बड़ा ऊ आप लोग बोलते हैं, दीर्घ ऊ, है ना। इन दोनों की लास्ट में मात्रा होना चाहिए, कंडीशन ये है, और स्त्रीलिंग होनी चाहिए, है ना। तो नदी स्त्रीलिंग है। गौरी, गौरी में देखिए बड़ी ई की मात्रा आ गई। वधु, वधु में क्या आ गया? वधु में भी देखिए बड़ा ऊ की मात्रा आ गई, है ना। तो ये सब क्या है? नदी संज्ञक वर्ण है, नदी नो सॉरी नदी संज्ञक शब्द हैं। तो नदी में आपको तीन कंडीशन याद कर लेना है। एक तो बड़ी की मात्रा लास्ट में हो यानी इकारांत हो, और उकारांत हो, और वो शब्द क्या हो? स्त्रीलिंग में हो। तो ऐसे शब्दों की क्या होती है? नदी संज्ञा होती है। अब नेक्स्ट संज्ञा आती है घी संज्ञा। नेक्स्ट संज्ञा क्या आती है? घी संज्ञा। तो आपको पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है कि ये संज्ञा पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग के समझ में देर में आए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही नहीं, आप वीडियो को एक दो बार देख लेंगे ना, क्योंकि इसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे ना कुछ जैसे संस्कृत जब आप अपर लेवल पे पढ़ोगे तो इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहाँ पे आपको हो सकता है ध्यान ना रहे, है ना। तो इसमें क्या है? घी संज्ञा का सूत्र क्या होता है? शेषो। क्या होता है? शेषो। शेषो घ्यसी, ये घा है, घ्यसा की, है ना। शेषो घ्यसा की, यानी जिनकी नदी संज्ञा नहीं है। नदी संज्ञा आपने पढ़ ली ना, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा लास्ट में, और स्त्रीलिंग। अगर ऐसे शब्द नहीं है, कोई अन्य शब्द हैं, है ना, जिनकी नदी संज्ञा नहीं है, यानी जिन शब्दों की नदी संज्ञा नहीं है, ऐसे हर्स्व इकारांत, यहाँ पे वहाँ पे बड़ी ई आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है? छोटी ई आ रहा है ना, हर्स्व ई आ रहा है। और वहाँ पे दीर्घ ऊ आ रहा था, यहाँ पे हर्स्व ऊ आ रहा है। यानी जिनके अंत में छोटी ई यानी हरस्व ई की मात्रा हो और हरस्व ऊ की मात्रा हो, ऐसे शब्दों को घी संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसमें लिखा है असखी, है ना। इसमें क्या लिखा है? असखी, यानी सखी शब्द को छोड़कर। सखी एक ऐसा शब्द है ना। सखी देखिए, अभी हम आपको बताते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है? नदी वाले में, नदी वाले में क्या था? एक तो स्त्रीलिंग हो, है ना, और दूसरा क्या हो? बड़ा ऊ की मात्रा हो और बड़ी ई की मात्रा हो। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्त्री और पुल्लिंग का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऊ मतलब उकारांत हो, या तो इकारांत हो, यानी अंतिम शब्द के अंतिम में या तो छोटा ऊ यानी हरस ऊ की मात्रा हो, या तो ई की मतलब छोटी ई की मात्रा है हो। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा घी। ये घी संज्ञा का उदाहरण है। तो घी संज्ञा में देखिए हरि, क्या आ गया? हरि। इसमें अंत में क्या आया? छोटी ई की, यानी ये आपका क्या हो गया? हरस्व ई की मात्रा आ गया। फिर यहाँ देखिए भानु में ऊ लगा है, तो ये कौन सा ऊ है? हरस्व ऊ है। फिर वारी देखिए, वारी में भी क्या है? आपका हरस्व ई है। मधु में क्या है? हरस्व ऊ है। तो जहाँ पे हरस्व ऊ और हरस्व ई अंत में रहेंगे, वहाँ पे क्या होगा? आपका घी संज्ञा होगी। लेकिन देखिए एक शब्द है सखी, है ना। इसका आप यही पूछा ही जाता है, सखी। सखी क्या घी संज्ञक है कि नदी संज्ञक है? तो सखी में देखिए अंतिम में क्या किसकी मात्रा लगी है? ई की मात्रा लगी है। अंतिम देखते हैं अंतिम में किस चीज़ की मात्रा लगी है, अंतिम वर्ण में मात्रा किसकी लगी है। तो यहाँ पे अंतिम वर्ण में मात्रा तो ई लगी है। तो नियम के अनुसार तो ये हुआ कि अगर अंतिम में ई दिख जाए तो वहाँ पे घी संज्ञा होगी, और अंतिम में दीर्घ ई दिख जाए तो नदी संज्ञा होती। तो यहाँ पे अंतिम में ह्रस्व ई दिख रहा है, तो यहाँ पे घी संज्ञा होना चाहिए था, लेकिन सखी का एक्सेप्शन दिया है, आपके सूत्र में ही बोल दिया है कि सखी का क्या होगा? आपका घी संज्ञा नहीं होगी, यानी घी ये सखी जो है इसकी घी संज्ञा
नहीं होती है। सखी की क्या होती है, घी संज्ञा नहीं होती है। बाकी जितने में भी हरस ई और हरस ऊ की मात्रा आएगी उसमें क्या हो जाएगा, आपका नदी संज्ञा घी संज्ञा हो जाएगी। अब आते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं क्या, सत संज्ञा। अगली क्या है, सत संज्ञा है। तो सत संज्ञा का मतलब होता है तव सत। तव सत का मतलब होता है सत्र और शानच, ये दो प्रत्यय होते हैं। जब आपकी प्रत्यय की क्लास चलेगी, जब आपकी प्रत्यय क्लास चलेगी तो उसमें आपको सत्र प्रत्यय और सानच प्रत्यय, टाप प्रत्यय है ना, ये सारे प्रत्यय, डी प्रत्यय, ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे। तो सत्र और सानच प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। यानी जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे और प्रत्यय में भी जब आपको सत्र और सानच प्रत्यय मिल जाएंगे तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, सत संज्ञा कहलाएंगे, है ना। और ये सत संज्ञा का एक मतलब नियम ये है कि ये वर्तमान काल को दर्शाते हैं। ये किसको डिनोट करते हैं, मतलब प्रेजेंट को, है ना, वर्तमान काल को दर्शाते हैं। जैसे ये देखते हैं, पठ में सत्र, सत्र पर सत्र क्या है, ये प्रत्यय है। सत्र क्या है, ये प्रत्यय है। तो सत्र प्रत्यय या सानच प्रत्यय, एक यहाँ पे ये जो है ये भी प्रत्यय है, कौन सा, ये सानच प्रत्यय है। तो सत्र प्रत्यय में तीन चीजें होती हैं। सत्र प्रत्यय में अगर पुल्लिंग में देखेंगे तो शब्द के अंत में यानी पठ में अन जुड़ेगा। अगर स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में देखने जाएंगे तो पठ में अंति जुड़ेगा। पठ में क्या जुड़ेगा, अंति जुड़ेगा स्त्रीलिंग में। और नपुंसक लिंग है तो अत जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, अत। तो पठ में अगर पुल्लिंग है तो अन जुड़ेगा। तो पठ प्लस अन, पठ प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, पठन। क्या हो जाएगा, पठन हो जाएगा। और अगर स्त्रीलिंग है तो अंति जुड़ता है। इस प्रत्यय एक ही है, सत्र प्रत्यय क्या है, एक ही है, सत्र। यहाँ पे समझने की जरूरत है, प्रत्यय क्या है, सत्र है। लेकिन सत्र प्रत्यय में जो अंतिम वर्ण मतलब प्रत्यय लगते हैं वो अन अंति अत है। यानी पुल्लिंग होगा तो अन, पठ प्लस अन पठन होगा। और स्त्रीलिंग है तो पठ प्लस अंति पठंती हो जाएगा, है ना। और अगर नपुंसक लिंग है तो अत हो जाएगा। पठ प्लस अत बराबर पठत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठत हो जाएगा। ऐसे धाव में भी सत्र प्रत्यय है। तो सत्र प्रत्यय में पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा, अन, है ना। पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा, अन। तो पुल्लिंग में अन जुड़ा तो धावन हो गया। फिर स्त्रीलिंग में अंति जुड़ता है तो धावंती हो गया। और इस नपुंसक लिंग में अत जुड़ता है तो क्या हो गया, धावत। तो धाव में अन जुड़ा तो भाव में अन जुड़ा, पुल्लिंग के लिए अन, ध्यान रखना है। सत्र प्रत्यय में पुल्लिंग के लिए अन, स्त्रीलिंग के लिए अंति और नपुंसक लिंग के लिए अत जुड़ता है। तो धाव में अन जोड़ दिए तो धाव और अन जोड़ करके धावन हो गया। अंति जोड़ दिए धाव में तो धाव प्लस अंति बराबर धावंती हो गया। धाव प्लस अत बराबर धावत हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सत्र प्रत्यय लगाया गया। यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो गई, सत संज्ञा हो गई। अब आपका सत्र प्रत्यय में सानच एक, ये तो सत्र प्रत्यय लगा। तो सत्र प्रत्यय में अन, अत, अन, अंति और अत लगता है। यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक के लिंग के लिए। अब सानच प्रत्यय क्या है, सानच प्रत्यय में पुल्लिंग के लिए मानह लगता है, स्त्रीलिंग के लिए माना लगता है, नपुंसक लिंग के लिए मानम लगता है। तो लभ में सानच प्रत्यय जुड़ेगा तो लभ माना होगा। कब, जब पुल्लिंग के लिए। लभ माना है तो समझ लीजिए पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग के लिए हुआ। और लभ प्लस सानच अगर जोड़ेंगे तो माना, अगर कहीं पे लिखा है तो लभ माना तो समझ जाइएगा क्या है, स्त्रीलिंग के लिए है। और अगर लभ मानम लिखा है तो समझिए जाइएगा लभ में सानच प्रत्यय तो ऐड हुआ है, लेकिन सानच प्रत्यय है, क्योंकि इसमें माना, माना, मानम, अगर माना, मानम, माना, माना और मानम दिख जाता है तो वहाँ पे आपका सानच प्रत्यय होता है। तो लभ प्लस सानच में ये आपका मानम जोड़ दिए तो लभ मानम हो गया। क्या हो गया, लभ मानम हो गया। तो ये लभ मानम क्यों हुआ, क्योंकि नपुंसक लिंग है। तो आप लोग समझ गए। ध्यान ये रखना है, सानच प्रत्यय में तीन जुड़ता है। सानच प्रत्यय में तीन जुड़ता है, कौन कौन सा, पुरुष पुल्लिंग के लिए अन, स्त्रीलिंग के लिए अंति और नपुंसक लिंग के लिए अत, है ना। तो हमने जोड़ के आपको बताया भी है। धाव में देखिए, धाव में इसमें
भाई अन जुड़ा है ना, और आपका अ, अंति जुड़ा है, क्या जुड़ा है, अंति जुड़ा है, और तीसरे वाले में अत जुड़ा है, अत का योग हो रहा है। तो सत्र के 3 होते हैं, अन, अंति, अत। ये पुल्लिंग के लिए है, और ये स्त्रीलिंग के लिए है, और ये नपुंसक लिंग के लिए है ना। तो ये क्या हो गया था, धावन, धावंती, धावत, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ऐसे सानच में मानह, माना और मानम होता है। तो माना पुल्लिंग के लिए है, और ये स्त्रीलिंग के लिए है, माना और मानम नपुंसक लिंग के लिए है। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, सत संज्ञा होती है। नेक्स्ट संज्ञा है प्रातिपदिक संज्ञा। नेक्स्ट संज्ञा क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, यानी अर्थवत हो। अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ निकल रहा हो और वो अधातु हो, यानी धातु ना हो। धातु का मतलब क्या होता है, क्रिया, यानी खाना पीना, दौड़ना, चलना, कूदना, हंसना, गाना, रोना, नाचना, कूद जाना, है ना, चलना, आना, लिखना, है ना, ये सब क्या है, धातु है ना। ये क्रिया का मूल रूप ही धातु है। क्रिया मतलब कोई भी काम करना, है ना, सुबह से शाम तक आप जो एक्टिविटी करते हो उसी को क्रिया बोलते हैं, उसी का मूल रूप धातु कहलाता है। तो पहली बात तो उसका अर्थ निकल रहा हो, दूसरा अधातु मतलब वो धातु ना हो, और दूसरा वो प्रत्यय ना हो। तो ऐसे अर्थवान शब्द जो ना तो धातु हैं, अधातु लिखा है ना, जो कि ना तो धातु हैं और क्या है दूसरा, ना तो प्रत्यय हैं, उन्हें प्रातिपदिक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे किसी का जो आप मेन संज्ञा पढ़े हो, मेन नाउन जो पढ़े हो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स पढ़े हो ना आप लोग इंग्लिश में, तो नाउन ये सब तो बच्चे रट लेते थे क्लास सेकंड में, फर्स्ट में, है ना। पर नाउन क्या है, नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन तो क्या है, आपका कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम क्या है, वो आपका संज्ञा होती है। तो ये प्रातिपदिक संज्ञा वही है कि राम हो गया, कृष्ण हो गया, है ना, ये सब क्या हो गए हैं, क्योंकि इन लोग इन इन चीज़ों का देखिए अर्थ निकल रहा है, मोहन, है ना, राधा, है ना, कुछ भी देख लीजिए, तो ये सब क्या है, ये प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अगर प्रत्यय लग गया, अगर प्रत्यय लगकर शब्द बना है तो वो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। जैसे राम में सु प्रत्यय लगता है तो रामः हो जाता है, तो रामः में देखिए विसर्ग लग गया, तो ये क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। तो ये देखिए राम में सु प्रत्यय लगा है, प्रत्यय हम आपको फिर बता रहे हैं, पढ़ाएंगे तभी आपको प्रत्यय समझ में आएगा। और जो कुछ बच्चे इसमें से ऑलरेडी प्रत्यय पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं से, हो सकता है रिवाइज कर रहे हो, तो वो लोग प्रत्यय के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए राम में सु प्रत्यय लगा, राम में क्या लगा, सु प्रत्यय लग गया, तो ये रामा हो गया। तो राम अगर आप सोचिए एक प्रातिपदिक संज्ञा है तो नहीं है, अगर राम है तो राम प्रातिपदिक संज्ञा है। तो ये राम प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है क्योंकि सु प्रत्यय लगा है ना। अगर प्रत्यय लग गया, प्रत्यय लग गया तो वो क्या होगा, आपका प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है ना। तो प्रातिपदिक संज्ञा में आपको बहुत सिंपली समझ जाना है कि प्रत्यय ना लगा हो और वो कोई क्रिया ना हो, जैसे पठ, गम, लिख, है ना, जिघ्रत यानी सूंघना, ये सब क्रियाएं ना हो। तो पद संज्ञा, अगला क्या आता है, पद संज्ञा। तो पद संज्ञा ही हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पद संज्ञा को की का सूत्र क्या होता है, सुप तिगंत पदम, है ना। सुप तिगंत यानी सुप और तिंग, है ना, सुप तिंग अंतम पदम, यानी सुबंत। सुबंत का मतलब क्या हो गया है, सुप अंत वाला, और तिगंत का मतलब हो गया तिंग, तिंग अंत वाला। शब्द की पद संज्ञा होती है, यानी सुप अंत वाला और तिंग अंत वाले की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। सुबंध, सुबंत जो है इसमें 21 प्रत्यय हैं। जो आपका शब्द रूप बनता है ना, शब्द रूप, 7 विभक्ति 3 वचन, है ना, प्रथमा, द्वितीय और बहु, तो 21 बनते हैं ना। जो आप शब्द रूप पढ़ते हैं, राम का, बालक का, है ना, रामः रामो, है ना, ऐसे पढ़ते हो ना, तो ये वही है। और ये तिगंत में 18 प्रत्यय होते हैं, इनको धातु रूप बोलते हैं। अब आपको दिखाते हैं सुबंत है क्या। सुबंत में सुप प्लस अंत, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। सुप अंत वाला और तिंग अंत वाले की पद संज्ञा होती है, भाई इतना आपको देखना है। सुबंत में 21 प्रत्यय होते हैं, कैसे होते हैं अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। सुबंत आप देखिए, सुप प्लस अंत बराबर सुबंत होता है। नेक्स्ट में देखिए,
कैसे? आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, क्या नाम है, शब्द रूप धातु रूप पढ़ा होगा। तो शब्द रूप में देख पढ़ा होगा ना कि रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान, और इसका प्रथमा द्वितीया तृतीया ऐसे करके चला आता है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रथमा द्वितीया विभक्ति कितनी है? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी है ना, और सप्तमी। सात आपके क्या हो गए? सात आपके क्या हो गए? विभक्ति, और तीन वचन हो गए। तो ये सात, सेवन क्या हो गया आपका? सेवन आपका क्या हो गया? ये है ना, वर्टिकल में सात आपकी, सात क्या हो गई? विभक्ति हो गई, और तीन आपके क्या हो गए? वचन हो गए, यानी 21। क्या हो गया? 21। ये 21 प्रत्यय हैं, इनको सुबंत कहा जाता है। और सुबंत क्या होते हैं? शब्द रूप होते हैं। सुबंत क्या होते हैं? शब्द रूप होते हैं। तो ये आपका जैसे राम है ना, राम में सु प्रत्यय लगता है, तो राम में सु प्रत्यय लगता है तो क्या हो जाता है? रामः, है ना। और राम में औ प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है? रामौ। क्या बन जाता है? रामौ बन जाता है। और जस प्रत्यय लगता है, राम में जस प्रत्यय लगता है, राम में क्या लगता है? जस प्रत्यय का जब ऐड होता है तो ये क्या होता है? रामाह। क्या हो जाता है? रामाह। तो ये सब प्रत्यय लगकर जो राम शब्द हैं, जैसे राम का अगर शब्द रूप लिखने जा रहे हो, तो राम में ये सारे प्रत्यय जब ऐड होंगे, ये 21 प्रत्यय जब ऐड होंगे, है ना, तब आपका क्या बनेगा? ये शब्द रूप का निर्माण होता है। जैसे, तो ये प्रथम में सु औ जस अम और सस टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गिंस इंस भ्याम भ्यस अंश ओस आम इंग ओस सुप, है ना। हो सकता है ये आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा हो, पर जो भी शब्द रूप आप लोग पढ़ते हैं, है ना, उन शब्द रूपों में, उस शब्द में राम का पढ़ेंगे, बालक का पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें ये प्रत्यय लगते हैं, तब जाके उन रूपों का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है रामः रामौ रामाः। अब रामम, तो अगर रामम में देखने जाओगे ना, तो रामम कब बना है? जब अम प्रत्यय लगा है तब। फिर आउट प्रत्यय लगा है, तो आपका देखिए आउट प्रत्यय जब लगा है तो क्या बना है? आउट प्रत्यय लगने पर रामो बना है। फिर आप इधर देखिए, सस प्रत्यय लगने पर वो वाला रामान बना है ना। तो ऐसे कोई भी आप शब्द रूप पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे, सिर्फ ये जानकारी के लिए है, ये आपको याद नहीं करना है, ये आपके परीक्षा में ये पूछा नहीं जाएगा। सिर्फ ये हमने आपको जानकारी के लिए एक स्लाइड दे दी है, तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है। बस आपको कोई अगर बस आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि हाँ, ये भ्याम लगेगा तो रामाभ्याम होता है ना, या अभ्यास लगेगा तो रामाभ्या होता है ना। तो आपको अगर आम प्रत्यय लगेगा तो रामाणाम होता है। तो इस सिर्फ जानकारी के लिए हमने एक स्लाइड दे दी है, बाकी इसको आपको याद करने की ज़रूरत फिलहाल यूपी टेट लेवल पर तो नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, याद कर लेते हैं तो ये आपका शानदार जानदार हो जाएगा, है ना। ये देखिए, 7 विभक्ति और 3 वचन, यानी 7 × 3 इज इक्वल टू कितना होता है? 21 होता है। तो वही आपका इस स्लाइड में आपका लिखा गया है कि सुबंत कितने होते हैं? सुबंत में 21 प्रत्यय होते हैं। तो वही 7 × 3, ये 7 विभक्ति हो गई, और 3 क्या हो गया? वचन हो गया। तो 21 प्रत्यय बन जाते हैं। अब तिगंत क्या होते हैं? तिगंत धातु रूप होते हैं। धातु रूप यानी आपका क्रिया होता है, जैसे पढ़ती पढ़ता, पठंती पठसी पढ़ता, है ना। ये आप लोग पढ़ते हो ना शब्द रूप, वो धातु रूप याद किए हैं ना। तो अब ये 18 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तो कैसे? इसमें एक परस्मैपदी होता है और एक आत्मनेपदी होता है ना। तो पठ में अगर मान लीजिए तिप प्रत्यय लगाते हैं तो पठती हो जाता है ना। तस प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है? पठतः हो जाता है। और झी लगता है तो पठंती हो जाता है। तो पठ में देखिए, शब्द आपका क्या हम ले रहे हैं? धातु क्या ले रहे हैं? पठ। तो पठ में ये देखिए, तिप लगा पठती, तस लगा पठतः, झी लगा पठ में तो पठंती, है ना। क्या हो गया? पठंती। ये क्या है? ता है ना। सिप लग गया तो पठसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठसी, है ना। तो ये सारे प्रत्यय जब लगते हैं तो ये तिगंत प्रत्यय होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या कितनी हो गई? देखिए, तीन, ये तीन आपके क्या हो गए? प्रथम द्वितीय और तृतीय, है ना।
हो गया। और ये इसको प्रथम द्वितीय तृतीय क्या बोलते हैं, इसको पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुरुष, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष। तो 3 पुरुष और 3 वचन, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 क्या हो गया, ये आपका परस्मय पदी हो गया, तो 9 हुआ। और बताया कितना गया है, तिगंत कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो ये 9 होते हैं आत्मनेपदी के, है ना। ता अताम झा थास अथाम ध्वम ईट वही मैंगम, है ना। तो ये भी कितने हो गए, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। तो ये 9 और वो 9 मिलकर के कितने हो गए, 18 हो गए। तो आपके क्या होते हैं, अब देखिए, पठ प्लस तिप पठति हमने अभी आपको बताया था, पठ प्लस तस पठ था। तो शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 21 है, वही 7 इंटू 3 21। और धातु रूप बनाने वाले प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 18 है। कितनी है, 18 है। कैसे, 9 परस्मय पदी का और 9 कितना हो गया, आत्मनेपदी का, बराबर 18 हो जाता है ना। तिगंत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तिगंत प्रत्ययों की संख्या होती है कितनी, 18 होती है ना। तिगंत प्रत्ययों की संख्या 21 गलत लिखा है, 18 होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहिए। अगली क्लास आपकी नेक्स्ट बहुत जल्द हो जाएगी, और मतलब एक दिन के गैप पे शायद क्लास हमारी आती है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी कंटिन्यू होती रहेंगी। बस आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए स्टडीशाला 2.0 के साथ। भरोसा रखिए, थोड़ा विश्वास रखिए। हालांकि पिछले 1-2 हफ्ते से हम लोग विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पर आगे से आपकी कंटिन्यूअस क्लासेस होती रहेंगी, नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। इसीलिए बहुत विधिवत क्लास नंबर भी हम लोग डाल रहे हैं आपके प्लेलिस्ट में कि ये क्लास नंबर 9 है। और टॉपिक में भी आपका हम डिवाइडेशन कर रहे हैं कि ये संज्ञा प्रकरण का 1 है पार्ट है, ये 2 है, ये 3 है। तो इस टाइप से हम लोग पार्ट करते हुए आ रहे हैं। आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए स्टडीशाला 2.0 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।